तो सर लोग पूछते हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार का अहम वादा था घोषणा पत्र में, भाजपा के घोषणा पत्र में रोजगार नए सृजन होंगे, 10 लाख रोजगार सृजन होंगे, ऐसी जी। बात और मेरे ख्याल से ये सीधी ये तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का काफिला। जी, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। तस्वीरें हम देख रहे हैं बिल्कुल। ये मथुरा के हम जानते हैं आज जनसंघ के दिग्गज नेता दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का मौका है और मथुरा में उनके जन्मस्थली नगला चंद्रभान में प्रधानमंत्री का ये काफिला नजर आ रहा है। यहाँ पर वो पहुंचेंगे, पहले माल्यार्पण करेंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, नमन करेंगे भारतीय जनसंघ के दिग्गज नेता को और उसके बाद रैली को भी संबोधित करेंगे और उसके लिए यहाँ व्यापक तैयारियां भी की गई हैं। घड़ी सिर्फ ठीक 4 बज रही है। बिल्कुल। और भी हमारे संवाददाता कह रहे थे कि शायद देर हो सकती है लेकिन बिल्कुल 4 बजे प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचा है, नगला चंद्रभान पहुंचा है और एक बड़ी रैली, बड़ी जनसभा का वहां पर इंतजार है सबको। बहुत भारी तादाद में लोग वहां पहुंचे हैं। ये आप देखिए, ये नगला चंद्रभान एक छोटा सा गांव है इस मथुरा की नगरी में, कृष्ण की नगरी में ये छोटा सा गांव जो कि आज जाना जाता है दीनदयाल धाम के नाम से और जन्मस्थली है। और ये शायद बहुत विशिष्ट और बहुत ख़ास मौका है जबकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से ही किक स्टार्ट हो रहा है। आप देखें जो विशेष रैलियाँ करने का आयोजन है देश भर में, ये बताने का मौका भी है कि सरकार ने इसे 1 साल में क्या कुछ किया। इसका भी ब्यौरा प्रधानमंत्री उम्मीद की जा रही है रैली में यहाँ से देंगे और कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं शायद। और ये काफिला हम देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला। काफ़ी गर्मी है अशोक, 46-47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है और 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहे हैं देश भर में, हम देख रहे हैं। और लेकिन उसका कोई नामो निशान यहाँ नज़र नहीं आता न लोगों के चेहरों पर, न उत्सुकता पर। आप देख सकते हैं राम नाईक जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है, राम नाईक साहब भी उनके प्रधानमंत्री के साथ पहुँचे हैं। और तो सामने आपको दिख रहा है दीनदयाल उपाध्याय स्मृति भवन। यहाँ पर प्रधानमंत्री दीनदयाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे मथुरा के नगला चंद्रभान में। पुष्प वर्षा यहाँ पर हम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य बन पड़ा है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का स्वागत, गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री का स्वागत और लगातार बहुत जबरदस्त स्वागत है। अगर आप देखें, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और प्रधानमंत्री को अंगूठे पहनाए जा रहे हैं और उनका स्वागत। तमाम बड़े नेता अशोक यहाँ पहुँचे हैं आज। बड़ी दिलचस्प जगह है मथुरा, क्योंकि मुझे याद है जब लोकसभा चुनाव थे तो ये चर्चा लगातार चल रही थी। मथुरा में जयंत खड़े हुए थे जो अजीत सिंह के बेटे हैं और ये कहा जा रहा था कि उनको हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से उनके भाषणों को सुनने के बाद और जिस तरह से रिएक्ट किया, मथुरा भी भाजपा की बदलाव की एक कह सकते हैं आंधी की तरह रहा, कहा जा सकता है। बदलाव की बयार उत्तर प्रदेश से बही और उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना भी जाता है अशोक। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की भूमि जो है वो जानी जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को नमन करते हुए। दीनदयाल जी के जन्मदिन पर वैसे हर साल यहाँ पर एक बड़ा मेला लगता है नगला चंद्रभान में और आज वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन, भव्य आयोजन। रामलाल जी भी आपको दिख रहे हैं, भाजपा के संगठन मंत्री इस वक्त तस्वीरों में। और रामलाल जी भी मथुरा के ही बाशिंदे हैं और राम नाईक जी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल प्रधानमंत्री के साथ। रामलाल जी, राम नाईक जी, ज्ञानेंद्र जी कृष्ण की नगरी में, प्रधानमंत्री दो राम के साथ हैं। तो मैं एक बात कर रही थी ज्ञानेंद्र जी उस समय, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी बंधुओं का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रभान जी गुप्त, हमारे प्रांत प्रचारक श्रीमान दिनेश जी,
सह प्रांत प्रचारक श्रीमान मुनीश जी, श्रीमान सतीश जी, संगठन के लोगों से प्रधानमंत्री मिलते हुए वहाँ पर जो संगठन के लोग जो पूरा दीनदयाल धाम में लगातार दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर इस तरह से वहाँ पर सशक्तिकरण, ग्रामीण सशक्तिकरण का एक मॉडल लगातार वहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो संगठन के लोग वहाँ पर जो इस काम में 365 दिन लगे रहते हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, मैं अपनी बात पे लौटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक कोट मैंने आपको पढ़कर सुनाया था कि अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं देश का राजनीतिक चेहरा बदल। अब ये जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विरासत को आगे लेकर जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? चेहरों की कमी नहीं है? कमी नहीं है, पर समय की स्थिति अगर देखें जी तो एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत दूर जी समझ में आ सकता हो पाना बहुत मुश्किल था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। जैसे कांग्रेस शुरू होती है तो शुरुआत में उसको अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट की काफ़ी सिंपैथी उसके साथ रहती है। हम मान के चलते हैं कि एक सॉफ्ट फेस होगा ताकि 1857 जैसी स्थितियाँ दोबारा ना बन जाएं। बाद में जब गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं तब कहीं जाके वो थोड़ा सा नेशनल अपना रुख लेती है और फिर वो रिवर्सेबल नहीं रह जाती। लेकिन आप पाएंगे कि सभी कोई भारतीय सोच भी हो सकती है, कोई विशुद्ध भारतीय समझ हो सकती है राजनीति की, इसको तो स्वीकारने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी को यह कहना पड़ा कि मुझे 2 दीनदयाल उपाध्याय चाहिए। अब निश्चित तौर पर चेहरों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं इस गांव की प्रधान श्रीमती विमलेश जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पुष्पगुच्छ। अपनी स्मारक समिति के अध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश जी से निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को माल्यार्पण करने की कृपा करें। मैं श्रीमान बांके बिहारी जी माहेश्वरी से निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नायक जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। तत्पश्चात हमारे स्मारक समिति के महामंत्री श्री डॉक्टर रोशनलाल जी से मैं आग्रह करता हूँ स्मृति चिन्ह और सेवा प्रकल्प के हमारे जो उत्पाद हैं उनको दिलवाने की कृपा करें। डॉक्टर रोशनलाल जी बताएंगे। आगे के कार्यक्रम की दृष्टि से डॉक्टर रोशनलाल जी। स्मृति महोत्सव समिति के अध्यक्ष और महामंत्री श्रीमान जगन प्रसाद जी गर्व एवं श्री अशोक कुमार टेंटीवाल जी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं स्मारक समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान कांता प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय राज्यपाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। श्री राधा कृष्ण की छवि
की प्रतिमा उन्हें भेंट कर रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यहाँ स्मारक योजना के अंतर्गत पंचगव्य और आयुर्वेद के कुछ उत्पादन हैं। बहनें कुछ सिलाई का प्रशिक्षण लेती हैं, उन्होंने कुछ एक आधा वस्त्र तैयार किया है, तो उसको भेंट करने के लिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर हरि भदौरिया और श्री उमाशंकर जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वे एक प्रतीक के रूप में जो कुछ यहाँ के उत्पादन हैं इसी प्रकार मैं श्री महेश जी और श्री नवीन कुमार मित्तल जी से निवेदन करूंगा कि राज्यपाल जी को भी यहाँ के जो उत्पादन हैं वो भेंट करने की कृपा करें। क्योंकि समय की मर्यादा है और परिचय की श्रृंखला हमारे विनम्र प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर स्वयं से ही परिचय प्राप्त किया है। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक दो यहाँ जो हम बैठे हुए हैं, यह महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि है। इसी स्थान पर उन्होंने पहली सांस ली थी, उन्होंने आँख खोली थी माँ राम प्यारी की कोख से। हम सब जानते हैं कि बाल्यकाल में ही दीनदयाल जी यहाँ से अपने नाना जी और मामा जी के यहाँ चले गए और सारी शिक्षा दीक्षा उनकी वहाँ पूरी हुई। परंतु वो सारी बातें और पूरा उनका व्रत और जीवन ये सब रखने की आवश्यकता हम सब कार्यकर्ताओं के मध्य में आज नहीं है। परंतु काल के क्रूर हाथों ने जब दीनदयाल जी को हमसे छीन लिया 11 फरवरी 1968 को, तो अनेक स्मारक अन्य अन्य स्थानों पर दीनदयाल जी की स्मृति में बनने लगे। उसी समय वर्ष 1970 में बात चली और 1971 से यहाँ श्रद्धेय भावराव जी देवरस की प्रेरणा से, तत्समय के जिला प्रचारक श्री शरद जी के प्रयासों से एक दीनदयाल जी के विचारों को गांव-गांव में जन जन तक सब जगह वो विचार पहुँचे कि उस क्षेत्र में ही नहीं पता था कि दीनदयाल जी इतने महान थे। उन्होंने ऐसा दर्शन दिया जिससे गरीबों का उत्थान हो सकता है। वो अंत्योदय के पुजारी थे, एकात्म मानव दर्शन के प्रकटीकरण करने वाले थे, उद्घोषक थे। तो यहाँ ऐसे उस समय के कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया, उसमें संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारक और हमारे स्थानीय अनेक बंधु, यदि मैं कुछ लोगों का नाम लूँ तो उसमें श्रद्धेय जेपी माथुर, श्रद्धेय अटल बिहारी जी वाजपेयी, श्री इंद्रजीत जी जैन कानपुर, प्रोफेसर हीरालाल जी, यहाँ अपने श्रीमान गिरिराज किशोर जी शर्मा, ऐसे ही अनेक नाम हैं जिन्हें मैं यहाँ गिना सकता हूँ। सब यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से यह स्थान मिला जो उनका पैतृक घर था। उसका चित्र हमने देखा है, डॉक्यूमेंट्री में भी देखेंगे। कार्यकर्ताओं ने 71 से लेकर 1979 तक यहाँ धीरे धीरे करके एक जन्मोत्सव के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम मेले का आयोजन यहाँ किया और मेला 10-12 दुकानों से यहाँ प्रारंभ हुआ। मेला लाखों लोग उस मेले में आते हैं और वह एक दिन का मेला न हो करके 3 दिन का मेला हो गया है। स्मृति महोत्सव माने घर घर में जो है बधाई गाई जाती है, घर घर में आनंद मनाया जाता है और महिलाएं बेटियां यहाँ की, उससे पहले जो सावन का महीना आता है
सावन के महीने में नहाकर आश्विन कृष्णा त्रयोदशी के अवसर पर महामनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आती हैं, अपने माँ बाप से मिलने के लिए आती हैं। जब लोगों ने यहाँ देखा कि इतना बड़ा यह चल रहा है तो कुछ सेवा के काम शुरू होने चाहिए। 1979 में इस स्थान पर यह स्मारक भवन बनाने का निर्णय हुआ और 1982 में यह स्मारक भवन 2 रुपये और 5 रुपये के कूपन के द्वारा पूरे प्रदेश में संग्रह करने से अधिक मात्रा में तो मथुरा और आगरा के जिले के कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके ये हमारा स्मारक भवन आज बन गया। और फिर सोचा कि स्मारक भवन के साथ साथ जैसे दीनदयाल जी की सोच थी ग्राम स्वावलंबन के, कुछ शिक्षा का, कुछ स्वास्थ्य के, इससे जुड़े हुए कुछ काम शुरू होने चाहिए। सबसे पहले शिक्षा का प्रकल्प प्रारंभ हुआ। आज यहाँ 72 विलेजेस से और 11 गांवों में 11 विद्यालयों के माध्यम से लगभग 2200 बच्चे हमारे शिक्षा मंदिर में पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा चिकित्सालय है और यह चिकित्सालय लगभग 30,000 रोगियों को प्रतिवर्ष सेवा प्रदान करता है। स्वावलंबन के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से अब तक 3,100 बहनों को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा चुका है और प्रत्येक बहन को उनकी शादी के अवसर पर एक सिलाई मशीन भेंट होती है। ऐसी संक्षिप्त जानकारी मैंने यहाँ देने का प्रयास किया है। बाकी मैं यह प्रार्थना करूँगा कि हमारे जो बंधु हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले, वो हम सबके सामने हल्की सी झलक यहाँ पर चलने वाले कार्यक्रम की प्रस्तुत करें। कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि मथुरा से महज 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नगला चंद्रभान पर है, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली होने के कारण दीनदयाल धाम के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल धाम के इस ऐतिहासिक एवं दिव्य परिसर में हम हमारे प्रिय नेता एवं भारत गणराज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हृदय की अतुलनीय गहराइयों से स्वागत, अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं। नगला चंद्रभान में दीनदयाल जी के पैतृक मकान पर वर्ष 1982 में एक भव्य स्मृति भवन, जिसे हम उनके स्मारक के रूप में जानते हैं, का निर्माण कराया गया, जिसमें दीनदयाल जी की कांस्य प्रतिमा के साथ ही दीनदयाल जी के जीवन पर आधारित एक भव्य प्रेरणादायी चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है। दीनदयाल धाम के सेवा केंद्र परिसर में एक निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 30,000 रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष निशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर, विकलांग सहायता शिविर, दंत चिकित्सा शिविर व अन्य सभी रोगों से संबंधित चिकित्सा शिविरों का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है। मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने हेतु वर्ष 1900 में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना यहाँ की गई थी। इस केंद्र द्वारा अब तक लगभग 3100 बहनों ने सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार प्राप्त किया है। प्रशिक्षित 35 बहनों को घर में रहते हुए औसतन 3500 रुपए प्रति माह एवं प्रशिक्षु 30 बहनों को प्रशिक्षण के साथ साथ सहायक कार्य जैसे काज, बटन एवं प्रेस आदि करने के एवज में औसतन 1500 रुपए प्रति माह केंद्र के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। ग्रामीणों में गौवंश के प्रति पैदा हो रही उपेक्षा को ध्यान में रखकर ग्रामीणों में गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन की प्रेरणा जगाने के लिए एक गौशाला की स्थापना,
जिसमें 2 गोबर गैस संयंत्रों से गैस प्राप्त कर गौमूत्र अर्क का निर्माण किया जाता है। गौशाला को अच्छी नस्ल के गौवंश संवर्धन हेतु विकसित किया गया है। दीनदयाल धाम में विभिन्न प्रकार की पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक औषधियों यथा च्यवनप्राश, चूर्ण, विभिन्न प्रकार के आसव, अरिष्ट तथा आंवला उत्पादों का निर्माण एवं विपणन किया जाता है। इस कार्य में अब तक दीनदयाल धाम की कुल 40 बहनें निर्माण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्राप्त कर औसतन 3000 रुपए प्रति माह का रोजगार केंद्र के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के अनुरूप ही दीनदयाल धाम में प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 600 विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र के ग्रामीण छात्रों को न्यूनतम व्यय पर भाऊराव देवरस व शरद छात्रावासों में आवासीय सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। फुरह विकास खंड की 8 न्याय पंचायतों में 10 सरस्वती शिक्षा मंदिर एवं 42 संस्कार केंद्र सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 75 गांवों से लगभग 2200 बच्चे नित्य प्रतिदिन अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दीनदयाल धाम स्थित सेवा केंद्र परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा रचित साहित्य व श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन पर विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित साहित्य एवं अन्य समाजोपयोगी पुस्तकें संकलित की गई हैं। यहाँ सैकड़ों पत्रिकाएं एवं विभिन्न समाचार पत्र पठन पाठन हेतु सभी के लिए उपलब्ध हैं। दीनदयाल धाम स्थित सेवा केंद्र परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की भव्य एवं दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु यहाँ आते हैं तथा वर्ष भर भजन, सत्संग एवं कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी नियमित रूप से यहाँ आयोजित होते रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर वर्ष 1970 से मेले का शुभारंभ किया गया था, जो अब भव्य एवं विशाल रूप प्राप्त कर चुका है। इस मेले में लाखों लोग दूर दूर से भाग लेने आते हैं। मेले में कृषि एवं ग्राम विकास प्रदर्शनी, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, चिकली भजन, विराट कुश्ती दंगल, रंगोली प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता रहा है। जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक सभा में प्रख्यात संत पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी एवं श्री मोहन जी भागवत, प्रख्यात राजनेता, प्रखर वक्ता, ओज के बड़े राष्ट्रीय कवि एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सदृश अनेक महानुभावों का श्रद्धांजलि सभा में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को दीनदयाल जी के निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा, रक्तदान शिविर, विज्ञान मेला, खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीनदयाल धाम में एक सुंदर आंवले का बाग स्थापित किया गया है तथा जैविक कृषि आदि के प्रयोगों द्वारा किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक कृषि हेतु प्रेरित किया जाता है। दीनदयाल धाम में भूमिगत जल खारा होने के कारण महिलाओं को मीलों दूर से पेयजल लाना पड़ता था। इस समस्या के निराकरण हेतु गांव से दूर मीठे पानी के स्रोत से पाइपलाइन द्वारा 1992 में 15 स्टैंड पोस्ट लगाकर समस्त गांव में निःशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया, जो आज तक अनवरत रूप से जारी है। दीनदयाल धाम में 5000 पौधों का रोपण करके पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। दीनदयाल धाम की भविष्य की योजनाओं में जल संरक्षण एवं जल संग्रहण की संरचना बनाना, दीनदयाल धाम एवं निकटवर्ती अन्य गांवों के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोवर्धन नाले में चेक डैम बनवाना, एक अतिथि गृह व ग्रामीणों के लिए एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना कराना, दीनदयाल धाम एवं आसपास के किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, स्वरोजगार हेतु
नवीन समयानुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षणों का संचालन करना एवं सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराना इत्यादि कार्य प्रमुख हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपना 2 शब्द कह के हम सबको आशीर्वचन देने की कृपा करें। आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के ग्रामोत्थान, अंत्योदय, इस दिशा में आपने सबने मिलकर के जो कार्य किया है और अभी जो मुझे उसकी एक झलक देखने का अवसर मिला, एक गौरव होता है कि जिस सादगी में पंडित जी ने जीवन बताया, उसी सादगी के साथ जिन विचारों को लेकर के जिए, उन्हीं विचारों को मूर्तिमंत करने के प्रयास के साथ और गरीब से गरीब के जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सके, उस दिशा में आपने एक प्रकार से एक अच्छी प्रयोगशाला का निर्माण किया है। देश के किसी भी कोने में किसी को अगर ग्रामीण विकास कैसे करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग कैसे करना चाहिए, मातृशक्ति को एम्पावर कैसे करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के काम कैसे होने चाहिए, किसी भी विषय में अगर उन्हें अपने यहाँ काम प्रारंभ करना है तो यहाँ के काम से उसको सीधी सीधी समझ भी मिल सकती है, प्रेरणा भी मिल सकती है। तो एक प्रकार से आपने पंडित दीनदयाल जी के विचारों को, ग्रामोत्थान और अंत्योदय के सपनों को साकार किए, एक मॉडल रूप, एक लेबोरेटरी के रूप इस कार्य को विकसित किया है। उत्तम प्रकार के कार्यकर्ता भी निर्माण होते होंगे कि जो इस विचार को अन्य गांवों में आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते होंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र जगह पर मुझे दर्शन करने के लिए आने का अवसर मिला, क्योंकि जब पार्टी कार्यक्रम तय कर रही थी, स्वाभाविक है जिस प्रकार जब ऐसे कार्यक्रम बनते हैं तो किसी राज्य के बड़े शहर में ही कार्यक्रम की रचना होती है। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रार्थना की थी कि अगर क्यों न हम 1 साल पूर्ण कर रहे हैं तो यहाँ तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यहाँ चले जाएं, या पंडित दीनदयाल जी के यहाँ चले जाएं, या अटल जी के पैतृक गांव चले जाएं, कि जिन लोगों ने जीवन भर इस राजनीतिक विचार को लेकर के पूरे देश में एक जन आंदोलन खड़ा किया, पीढ़ियां खप गई, उसके जो प्रेरणा स्थल है, हम वहीं पर अपना 1 साल क्यों न मनाएं। और उस विचार में से आज दीनदयाल धाम में ये कार्यक्रम हो रहा है। कईयों को आश्चर्य होगा कि एक छोटे से पंचायत में जाकर के कोई अपना पूरे साल भर की सफलता का इतना बड़ा अवसर क्यों मनाता है। मैं समझता हूं कि साल भर की सफलता का जितना संतोष, उसकी अपनी जितनी ताकत है,
उससे ज्यादा ताकत दीनदयाल जी के जीवन से प्रेरणा में है। और इसलिए यहां से जो प्रेरणा मिलेगी वो आने वाले वर्षों में और अधिक काम करने का उत्साह बढ़ाएगी। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं और वो श्रद्धा और आस्था, मैं आप जैसा भाग्यशाली नहीं हूं क्योंकि मुझे पंडित दीनदयाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला था। मेरा सार्वजनिक जीवन बड़ा देर से शुरू हुआ, लेकिन इतना स्मरण है जब देश ने दीनदयाल जी को खोया था, उस दिन के खबरों में मेरे मन को बड़ा आंदोलित कर दिया था और तब से जाकर के यात्रा चल पड़ी है। आज मैं फिर से उस महामानव के चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्होंने हम सबको जो शिक्षा दीक्षा दी है, चिंतन और चरित्र दिया है, मार्ग दिया है, मनन दिया है, हम उसी को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़े। यही वो हमें आशीर्वाद दें, हमें शक्ति दें। और आप जिस महान कार्य की नींव लगा करके बैठे हो, मुझे विश्वास है कि आपके पुरुषार्थ से यहाँ के सामान्य जीवन में भी जो बदलाव आया है वो और अधिक आएगा। यहाँ का जीवन अपने आप में एक संतुष्ट जीवन का उदाहरण बन के रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी इस गांव की ओर से और स्मारक समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनको हार्दिक उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने यहां आकर हम सबको पाथेय प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और विशेष रूप से अपने महामहिम राज्यपाल महोदय श्रद्धेय राम नाईक जी का भी। अभी सभी बंधु स्मारक समिति के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी एक ग्रुप फोटो के लिए इधर पीछे आ जाए। सभी कार्यकारिणी के बंधु, जो कार्यकारिणी के बंधु हैं वही आएंगे। नहीं, हाँ, एक ग्रुप कार्यकारिणी के साथ में हो रहा है, अभी दूसरा ग्रुप सभी लोगों के साथ होगा। स्मारक समिति के बंधु अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और जो शेष सभी बंधु हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त नगला चंद्रभान में दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति भवन में वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और प्रधानमंत्री ने इस बात को वहां पर कहा कि आमतौर पर इस तरह के समारोह जब सरकार के 1 साल पूरा होता है तो इस तरह के समारोह जो है किसी छोटी जगह पर नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बात को अध्यक्ष जी से बात की, पार्टी अध्यक्ष से बात की और कहा कि या तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर अटल जी, जिनसे प्रेरणा लेकर पार्टी आगे बढ़ी, उनके किसी जन्मस्थल। अशोक, एक बात और उन्होंने बहुत प्रमुखता से कही। उन्होंने कहा कि साल भर में जो भी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो भी उसकी सफलताएं हैं, उनकी ताकत जो है वो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रेरणा है उससे बड़ी नहीं हो सकती। और इसीलिए उन्होंने वो यहाँ आए और उन्होंने संबोधित किया। शक्ति का संचार होगा, उन्होंने ये भी कहा कि इससे तो इसी सब पे बातचीत करने के लिए। और
लगातार हम वहां से आपको अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की जनसभा भी होगी, वहां से भी आपको सीधा प्रसारण देंगे, आपको बताएंगे प्रधानमंत्री वहां क्या कुछ करने वाले हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनिर्बान गांगुली जी, जो कि निदेशक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गांगुली आपका। डॉक्टर गांगुली, जो प्रधानमंत्री ने कही बात, और ख़ास करके एक बात बार बार जो उन्होंने ये कही कि ग्रामीण विकास के मॉडल की बात करी प्रधानमंत्री ने, और कहा कि वो प्रेरणा स्थल है। जब ग्रामीण विकास के मॉडल की बात प्रधानमंत्री दीनदयाल धाम जाके कहते हैं, प्रयोगशाला कहते हैं, तो सवाल ये है कि सरकार उस प्रयोगशाला या उस मॉडल के करीब, जो सरकार का मॉडल है, वो आपको इस वक्त कितना करीब दिखता है? मैं एक बात से पहले शुरू करना चाहता हूँ। जी। दीनदयाल जी के जो मूल चिंतन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, ये 2 पिलर्स थे, ये उनका मंत्र था। तो ये बहुत एक तरीके से सिंबॉलिक लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जाकर एक छोटे से गांव में जाकर देश के नाम पे एक संदेश दे रहे हैं, और उनके जो सरकार है उसका जो कमिटमेंट है उसको फिर से दोहरा कर एक दृढ़ता प्रतिबद्ध से नजर आ रहे हैं। सो वेरी सिंबॉलिक कि डिसेंट्रलाइजेशन इस एक्शन में है। और उन्होंने जो गांव के विषय में, विलेज डेवलपमेंट, गांव के विकास के विषय में बोला, पिछले 1 साल में ये सरकार ने बहुत एक्टिवली, जो कि है ये उन्होंने जो, अगर आपको याद होगा पिछले साल जब पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने पहला भाषण संयुक्त जो सभा, हाँ, और उन्होंने कहा वहां कि इस सरकार किसके लिए है? फॉर द मार्जिनलाइज्ड। आज भी वही बात उन्होंने दोहराया जी। और ये फॉर द मार्जिनलाइज्ड, जो पिछड़े हुआ है, जो उन्होंने बहुत जोर से वो डायनामिकली तब कहा था, इस बार भी कहे हैं, एसेंशियली उनसे एक कनेक्ट करना। और ये अंत्योदय की जो बात है, जो हम कह सकते हैं रीचिंग आउट टू द लास्ट वुमन मैन स्टैंडिंग, ये सरकार के जो स्कीम्स हैं, जो ये पूरा सोशल सिक्योरिटी नेट है, जो पिछले 1 साल में ये आर्टिकुलेट किया है, इट इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट टू रीच आउट टू दैट लास्ट वुमन एंड मैन स्टैंडिंग। तो ये इसमें नजर आ रहा है। जी, उपाध्याय जी की जो संकल्पना स्वदेशी को लेकर थी, उसको भी लोग यही कह रहे हैं कि स्वदेशी जो है वो मेक इन इंडिया में बहुत साफ साफ परिलक्षित हो रहा है। आपको क्या लगता है इन दोनों के आपस में संबंध को लेकर हम क्या कह सकते हैं? नई सरकार की जो दृष्टि है उसको लेकर क्या कह सकते हैं? पंडित जी ने बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया था। उन्होंने कहा भारतीय टेक्नोलॉजी, और जबकि और उन्होंने वो ये कंटिन्यूस कहते थे कि हम हर एक मॉडल्स को अपना रहे हैं, पर हमारा भारतीय मॉडल क्या है? तो ये जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, इसमें अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उसको स्ट्रेंथन करना। आप प्रधानमंत्री जी का सितंबर में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस न्यूयॉर्क में जो स्पीच था, वो बहुत अहम स्पीच था। उन्होंने वहाँ मेक इन इंडिया के बारे में, विषय में भी विस्तार से रखा, और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सिर्फ विदेशी इंडस्ट्रीज को यहाँ इनवाइट करने का सिर्फ मकसद नहीं है, अपने इंडस्ट्रीज को परफेक्शन, प्रोडक्शन और एक डायनामाइजेशन ये करना है भी मेक इन इंडिया का मकसद। और उसमें से जाहिर है कि भारतीय टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रेंथन होगा। ये मैं लिंक करना चाहता हूं, जो मेक इन इंडिया का एक फंडामेंटल पिलर है वो है स्किल डेवलपमेंट। तो ये भी जोड़ जाएगा इससे, स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया विल लीड टू सेल्फ रिलायंस। तो अगर आप देखते हैं कि ये सारे जो प्रकल्प है इस सरकार का, इसमें पंडित दीनदयाल जी के जो विचार है ये एकदम लिप्त है इसमें। इट इज इंट्रिंसिक टू द पॉलिसीज। अनिर्बान जी, जो आपने ये डिसेंट्रलाइजेशन की बात की और जो संकल्पनाएं रखी थी उपाध्याय जी ने, उनकी आपने बात की, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो टीम इंडिया की वकालत करते हैं, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि सीएम और पीएम की टीम बने, जब कहते हैं कि राज्य और केंद्र जो है वो एक टीम है और यही टीम जो है भारत को बनाती है, जब कहते हैं 30 पिलर्स पे आज भारत